Assalamualaikum. Our today's topic is about the minimal change disease. एज यू ऑलरेडी नो कि किडनी की कुछ डिजीज़ होती हैं जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, नेफ्रिटिक सिंड्रोम होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो उसमें फर्दर आता है कि जो बच्चों के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉमन होता है, दैट इज़ मिनिमल चेंज डिजीज़। अब मिनिमल चेंज डिजीज़ इसको क्यों कहते हैं वो हम देखेंगे, किस तरह से क्यों ये डिज़ीज़ हो जाती है वो देखेंगे, हम इसको किस तरह से डायग्नोज करते हैं हम वो देखेंगे। फर्स्ट एड यूएसए मिली बुक से हम इसको देखेंगे, देन वी विल सॉल्व द एमसीक्यू रिलेटेड टू दिस टॉपिक फ्रॉम SK21। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होती है। हमारे अंदर नॉर्मल लोगों के अंदर जिनके अंदर कोई डिजीज़ नहीं होती, उनमें क्या होता है, नॉर्मल जो प्रोटीन्स होती है ना वो लॉस नहीं हो रही होती। किडनी के अंदर क्या है, देखें ग्लोमेरुलस है, बॉमेंस कैप्सूल है। अब ग्लोमेरुलस को अगर हम ज़्यादा ब्रीफली देखें, मतलब ज़्यादा उसको गौर से देखें, तो उसमें होता क्या है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं और उसके ऊपर पोडोसाइट्स होते हैं, फुट प्रोसेसेस कहते हैं इनको। यहाँ से ये बैरियर है जिसने हर चीज़ को ग्लोमेरुलस से बॉमेंस कैप्सूल में नहीं जाने देना, सिर्फ सिलेक्टिवली चीज़ें यहाँ से गुजर के जा सकती हैं। लेकिन अगर ये बैरियर ख़राब हो जाए तो फिर क्या होता है, जो सिलेक्टिव चीज़ें हमने नहीं भेजनी होती वो भी चली जाती हैं, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन लॉस होने लग जाता है, एल्ब्यूमिन लॉस होगा तो मसला आएगा। फिर एंटी थ्रोम्बिन 3 लॉस होने लग जाती है, जिसमें क्लॉटिंग करवानी होती है वो भी लॉस हो जाती है। फिर उसका जो है होता है इशू, ठीक है, वो हम देखेंगे। हाइपर कोगुलेबल स्टेट हो जाती है, एंटी थ्रोम्बिन 3 जब लॉस हो जाती है तो वो एंटी थ्रोम्बिन क्या कर रही होती है कि कोगुलेशन को इनहिबिट कर रही होती है, तो जब वो लॉस हो जाती है तो बॉडी में हाइपर कोगुलेबल स्टेट हो जाती है। फिर लिवर जो है इसको कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ चीज़ें बनाने लग जाता है, फिर वो हम देखेंगे क्या होता है। तो नॉर्मली सबसे पहले नॉर्मल चीज़ देखें कि नॉर्मल ग्लोमेरुलस किस तरह से है, एंडोथीलियम है, पोडोसाइट्स है, बाउमन स्पेस है, आराम से चीज़ें गुजर रही हैं, कोई मसला नहीं है, बैरियर नॉर्मल है, पोडोसाइट्स नॉर्मल है, एंडोथीलियम नॉर्मल है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉर्मल है। लेकिन मिनिमल चेंज डिजीज़ में देखें क्या हो गया है। मिनिमल चेंज डिजीज़ में कोई भी टी सेल्स होते हैं या साइटोकाइंस होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, किसी भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ तभी आएंगे ना टी सेल साइटोकाइंस। कोई लिम्फोमा का पेशेंट है उसमें होंगे, तो ये क्या करते हैं कि ये इम्यून मीडिएटेड, मतलब ये टी सेल्स जो साइटोकाइंस जो होते हैं ना, ये पोडोसाइट्स को ख़राब करने लग जाते हैं। जो हमने पोडोसाइट्स देखे हैं ना, फूड प्रोसेसेस, उनको ख़राब करने लग जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो बैरियर ख़राब हो जाएगा, पोडोसाइट्स इंजर हो जाएंगे, तो क्या होगा, जो चीज़ें नहीं गुजर के जानी चाहिए थी वो भी जाने लग जाएंगी, वो भी यूरिन में लॉस होने लग जाएंगे, इसकी वजह से इशू आएगा। देखते हैं कि क्या होता है। सेकंड है, फूड प्रोसेसेस फ्लैट हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, फ्यूज़ हो गए हैं, बैरियर ख़राब हो गया है, पोडोसाइट्स टूट गए, इंजर हो गए हैं, जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन जो है वो यूरिन में आने लग गया है। तो इसको कहते हैं कि एल्ब्यूमिन यूरिया हो रहा है। ओके, सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, जिसको मिनिमल चेंज क्यों कहते हैं। मिनिमल चेंज इसलिए कहते हैं कि हम आगे देखेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप में हमें कुछ भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, लाइट माइक्रोस्कोप में सब नॉर्मल होता है। लेकिन हमें जब हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, फिर हमें नज़र आता है कि फूड प्रोसेसेस ख़राब हुए हैं। तो इस वजह से इसको मिनिमल चेंज कहते हैं, क्योंकि इतना छोटा सा चेंज होता है पोडोसाइट्स का कि हमें नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप में विजुलाइज ही नहीं होता। डिजीज़ क्या होती है जिसमें पोडोसाइट्स इंजर हो जाते हैं, और जो हमने देखे हमें क्या होते हैं। तो अगर ये फिल्ट्रेशन बैरियर ही ख़राब हो जाएगा तो हर चीज़ गुजर के नीचे यूरिन में जाने लग जाएगी। ग्लोमेरुलस से बाउमन स्पेस में, बाउमन स्पेस से बाउमन्स कैप्सूल में, बाउमन्स कैप्सूल से आगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डिस्टल और सारा कुछ, और फिर यूरिन में। इफेसमेंट कहते हैं इस प्रोसेस को, जिसमें जो फूड प्रोसेसेस होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं। ये देख, लाइट माइक्रोस्कोप में हमें कुछ सब कुछ नॉर्मल मिल रहा है, लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें हमें फूड प्रोसेसेस की इफेसमेंट नज़र आती है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्यों नेगेटिव होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नहीं आए हुए। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज़ एंटीजेंस का रिएक्शन होता है। यहाँ पे सिर्फ टी सेल्स हैं, साइटोकाइंस हैं, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया हुआ है, कोई इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नहीं है। इस वजह से इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जब नेगेटिव है तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी नेगेटिव है। अब कौन से ट्रिगर्स हैं, कौन सी कॉजेज़ हैं जो मिनिमल चेंज डिजीज़ कॉज करते हैं, तो उसमें है इन्फेक्शन, इम्यूनाइजेशन, इम्यून स्टिमुलस या इडियोपैथिक। ये 4 आई हैं जिनकी वजह से जो है ये होती है। कोई भी इन्फेक्शन हुआ, इम्यूनाइजेशन हुई, इम्यून स्टिमुलस मिला, इडियोपैथिक, इन सब में, या हॉजकिन्स लिम्फोमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी साइटोकाइंस होते हैं, तो ट्यूमर सेल से वो आकर डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। इम्यून मीडिएटेड पोडोसाइट इंजरी, फूड प्रोसेस इन्फेसमेंट, मैसिव एल्ब्यूमिन लॉस इन यूरिन और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो अब आपको जब बेसिक कंसेप्ट आ गया कि जब भी एल्ब्यूमिन लॉस होगा, एल्ब्यूमिन ने क्या करना था, प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना था। जब एल्ब्यूमिन लॉस हो गया, प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर ड्रॉप कर गया। जब ड्रॉप किया तो आपको लगता है कि अब वाटर जो है वो अंदर स्टे करेगा, ब्लड वेसल्स में नहीं। एल्ब्यूमिन जब बाहर निकला तो वाटर भी ब्लड वेसल्स में से बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को एडीमा हो जाएगा। अब क्या होगा,
एडीमा तो पेशेंट को हो गया नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, और क्या होगा, लिवर जो है वो कुछ लिपोप्रोटीन्स बनाने लग जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में लिपिड्स का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरलिपिडीमिया होगा। और क्या होगा, मैंने एंटीथ्रोबिन 3 का बताया था ना कि वो लॉस होगा तो बॉडी में हाइपरकोगेबल स्टेट हो जाएगी। तो एडीमा, हाइपरकोगेबल स्टेट, हाइपरलिपिडीमिया, ये सारे इश्यूज जो है वो आएंगे ही आएंगे। तो ये सारा आपने रीड कर लेना है, हमने देख लिया। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एल्ब्यूमिन लॉस एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या हो रहे हैं। एल्ब्यूमिन जब गया तो एनकोटिक प्रेशर डिक्रीज किया, एडीमा हो गया। एडीमा कैसे नज़र आएगा, पफी फेस होगा, स्वॉलन लिम्स होंगे। अगर आपने कोई पेशेंट देखे हो ना किडनी के नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, तो उनका मुंह बहुत ज़्यादा स्वेल किया होता है एडीमा की वजह से, क्योंकि किडनी की वजह से सबसे पहले पेरी ऑर्बिटल एडीमा ही होता है। उसके बाद लिपोप्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड्यूरिया होगा। एंटीथ्रोम्बिन 3 लॉस होगा यूरिन में, तो हाइपरकोगेबल स्टेट होगी, थ्रोम्बोसिस होगी, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस का कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सो ये सारे थे, हमें समझ आ गई कि क्या सीन था। अब देखें, मिनिमल चेंज डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड लिपोइड नेफ्रोसिस भी हम इसको कहते हैं। इट इज़ इडियोपैथिक हो सकती है कि जिसका हमें कोई पता नहीं है कॉज क्या है। फर्स्ट एड यूएस है मेरी बुक से, इसको रीड करें। तो मिनिमल चेंज डिजीज़ को हम लिपोइड नेफ्रोसिस भी कहते हैं। इसकी कॉज क्या होती है, नंबर 1 तो प्राइमरी है, हमें नहीं पता, इडियोपैथिक है, कुछ नहीं पता कि क्या वजह है। दूसरा, कोई इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इम्यूनाइजेशन हो सकता है, इम्यून स्टिमुलस हो सकता है, और सेकेंडरी टू लिम्फोमा भी हो सकता है। और इसमें होता है क्या, एंटीथ्रोम्बिन लॉस होती है, तो रीनल वेन थ्रोम्बोसिस होती है। लाइट माइक्रोस्कोप में सब कुछ नॉर्मल होता है, लिपिड्स मिल सकते हैं हमें, इम्यूनोफ्लोरेसेंस नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें इफेसमेंट मिलती है। अब हम इसका एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। अब ये वाला एमसीक्यू देखें, 6 years old बॉय, देखें बच्चों के अंदर होता है ना, चिल्ड्रन की बात हमने की, जनरलाइज्ड एडीमा है उसको, फ्रॉथी यूरिन है, यूरिन एनालिसिस में प्रोटीन्स आ रही हैं, हीमेचूरिया नहीं है। हीमेचूरिया जब होगा ना तो नेफ्रेटिक होता है, ये मतलब एक्सक्लूड कर रहा है कि नेफ्रेटिक नहीं है। तो ये क्या है, नेफ्रोटिक है। अभी नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो है, लेकिन उसकी कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, मिनिमल चेंज डिजीज़। क्यों, क्योंकि ये चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन मिनिमल चेंज डिजीज़ है, तो इसका आंसर जो है वो मिनिमल चेंज डिजीज़ होगा। सो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक।